मुजरिम चाहे कितनी ही सफाई से काम करे, जुर्म अपना निशान छोड़ ही देता है। और जब ये निशान लगता है कानून के हाथ, तो पहुंचा देता है उसे मुजरिम के गिरेबान तक। अपने इर्द गिर्द नजर रखिए, जुर्म की दुनिया के जिन गुनाहगारों के चेहरों से अजनबी आज नकाब उतार रहा है, वो भी कभी आपके आसपास ही थे। इस बार जुर्म में देखिए, रूठे महबूब को मनाने वाला बाबा पुलिस के हाथ आया। बोरी बंद लाश का मुअम्मा जुर्म की टीम ने हल कर दिखाया। एक जानिब महबूब और दूसरी जानिब माँ बाप, और फैसला लड़की पर छोड़ दिया गया। मुल्तान पुलिस की अनथक मेहनत रंग लाई। मुलजिम का पीछा किया गया और कर लिया गया उसे गिरफ्तार। कहते हैं जब तक बेवकूफ जिंदा है, जालसाज भूखा नहीं मर सकता। इस बात को सच साबित कर दिखाया एक ऐसे फ्रॉडिये ने जिसका काम था भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना और अपना उल्लू सीधा करना। जा बजा बिखरी तस्वीरों का ढेर, मर्द भी और खवातीन भी, नो उम्र लड़कियां भी और अधेड़ उम्र खवातीन भी। देखने में तो ये मंजर किसी ऐसी एक्टिंग फर्म का लगता है जहां से अदाकारी और मॉडलिंग के लिए नया टैलेंट इंडस्ट्री को दिया जाता था, या फिर ये किसी शादी दफ्तर की टेबल है जहां हर उम्र की लड़की और लड़के का रिश्ता मौजूद है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्हें अपनी नादानी और कम अक्ली के बाइस लाखों का चूना लगाया जा चुका है। पुलिस को ये तस्वीरें मजंग के इलाके में बने एक आस्थाने से मिली हैं, जहां बैठने वाले बाबा जी लोगों के हर दुख का मदावा किया करते थे। कोई घरेलू झगड़ों से परेशान हो या किसी दुश्मन का सताया, औलादे नरीना से महरूम हो या अपने महबूब से जुदाई का दुख सहने पर मजबूर, बाबा जी के पास हर परेशानी का हल था। इनके आस्थाने पर आने वाले को हर मुश्किल से छुटकारा मिल जाता था। इन बाबा जी का नाम था अब्दुल रज़ाक। इनके आस्थाने पर सुबह से शाम तक मुरीदों का हुजूम रहता। मगर एक दिन बाबा अब्दुल रज़ाक के आस्थाने पर कुछ ऐसे लोगों ने कदम रखा जिन्हें बाबा से अकीदत कम थी और दूसरे काम कुछ ज्यादा थे। बाबा अब्दुल रज़ाक के आस्थाने पर एक दिन काली वर्दी वाले भी आ पहुंचे। पुलिस के लिए एहलकार शायद प्रमोशन ना होने पर परेशान हो या तनख्वाहों में इजाफे का तावीज लेना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी रवायती अकीदत का मुजाहरा किया। मगर पुलिस वालों के मसाइल कुछ ज्यादा ही गंभीर थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया बाबा जी को अपने साथ थाने ले आने का, ताकि सुबह शाम उनका फैज भी हासिल किया जा सके और कानून का फैज भी बाबा जी को मिल सके। पुलिस एहलकारों ने फ्रॉडिये बाबा जी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां वो जितना मर्जी चाहें दम दुरूद भी कर सकते हैं, चिल्ला भी काट सकते हैं और तावीज गंडे भी। ये रज़ाक है, ये तकरीबन बता रहा है कि मैं 12 साल से मजंग के इलाके में ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेके। पुलिस एहलकार बाबा जी के साथ उनके मुरीदों की तस्वीरें भी हमरा ले आए और हर मसले से छुटकारा दिलाने वाली चीजें भी। बाबा अब्दुल रज़ाक की दुकानदारी बरसों से चल रही थी और ना जाने कितने साल और चलती रहती, मगर जाली तो जाली होता। कब तक 2 नंबर ही कायम रखता। हमारे पास आई थी 2 औरतें, उन्होंने आके कहा जी हमसे 16 लाख रुपया ले लिया इसने। तो हमने उसकी बड़ी अमाउंट के लिए इसके ऊपर गए हैं, तो इसको देखा तो इसकी गुफ्तगू से पता चला ये कोई फ्रॉड है।
तो इसका यही कारोबार है इसका। इसके साथ 2 साथी और हैं, वो भाग गए हैं, इसको पकड़ लिया है। जी हाँ, पुलिस की नाक के नीचे जारी काले कारोबार का भांडा इन औरतों ने फोड़ा, जो पहले तो अपनी मर्जी से अपनी जमा पूंजी बाबा के कदमों पर निछावर कर आई थी, मगर जब उनका काम न बना तो उन्होंने कानून का दर खटखटाया और यूं बाबा जी का नया आस्थाना खुल गया सलाखों के पीछे। पुलिस को बाबा अब्दुल रज़ाक के ठिकाने से दर्जनों ऐसे रजिस्टर मिले जिनका एक एक लफ्ज बाबा जी के गोलमाल की कहानी सुना रहा था। हर सफ़े पर एक नई राम कहानी, हर कहानी से जुड़ा एक पुरस्कार किरदार। ये हर बंदे का ऊपर हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद उसका जो मसला है वो लिखता है कि ये मेरा काम हो जाए, इस शख्स के साथ काम है। वो लिखने के बाद उसकी वो बना के कोई नंबर शंबर लिख के तो उनसे लेता है, कोई 7,000 रुपया लेता है और इस तरह का एक पुतला बना के देता है। करामाती पुतला कोई मामूली पुतला नहीं, एक ऐसा पुतला जिसमें हर परेशानी का हल मौजूद है। अब ऐसा खास पुतला 200-400 रुपए में तो मिलने से रहा। जिसको जैसा काम होता कीमत भी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ती। वीआईपी काम के वैसे भी तो वीआईपी होते हैं। बाबा जी का किरामाती पुतला लेने वाला खुद ऐसी कठपुतली बन जाता था जो बाबा का हर हुक्म मानने पर आमादा हो जाता। जब इसकी तफ्तीश की है तो इसने बताया है कि मेरे पास इल्म उलम कोई नहीं है, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, तो ये मैंने एक अपना रोजी का जरिया बनाया हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने का। जी हाँ, लोग ही बेवकूफ हैं जो गली गली खुले ऐसे पाखंडी आमिलों के आस्थानों पर माथा टेकते हैं। अगर आवाम इनके पास जाना छोड़ दे तो अब्दुल रज़ाक जैसे बाबा अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। पुलिस के सामने तो इसने अपने अनपढ़ होने का एतराफ कर लिया, लेकिन जरा पुलिस आंखों से ओझल हुई, इसने पैंतरा बदल डाला। अब वो कैमरे पर पढ़ा लिखा बन गया। BA FA जी तलीम थी, पूछ रहे हो ना? FA तलीम है। हाँ जी। ये तो कुछ भी नहीं, बाबा के पास ऐसा मंत्र भी है जो शायद सामरी के पास भी नहीं था। बाबा ने कैमरे के सामने एक ऐसा दावा कर डाला जो अगर हो जाए तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा मसला ही हल हो जाए। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि वो टूटे दिलों को ही नहीं जोड़ता, वो सिर्फ 2 इंसानों की नफरत को मोहब्बत में नहीं बदलता, बल्कि वो तो 2 दुश्मन मुमालिक के वज़ीर आज़म के दिलों में मौजूद मैल को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान और भारत के बीच बरसों से चलती चपकलिश को अपने करामाती पुतले से खत्म करवा सकता है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए आप क्या वो बना के देंगे? पुतला ही बना के दूंगा जी। क्या यही हुब का ही जी, हुब का पुतला जी, हुब का। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सलाखों के पीछे तो पहुंच गया मगर अपने काम से बाज नहीं आया। शायद बाबा अब्दुल रज़ाक हवालात में बैठकर कोई पुतला बना रहा हो जिसकी करामात से यहाँ से निकल जाएगा, या फिर हो सकता है बाबा ये काम नोटों की करामत से करवा ले, जिसका तोड़ पुलिस के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होगा। बोरी बंद लाश, जी हाँ, बोरी बंद लाश। नाम सुनते ही जिस्म में खौफ की झुरझुरी सी आ जाए, लेकिन क्या किया जाए? ये बोरी बंद लाशें बरसों से कराची का मुकद्दर बनी हुई हैं। ऐसी ही एक बोरी बंद लाश मिली पुलिस को गुलिस्तान जौहर की मेन सड़क से, और इस बोरी में बंद थी एक जवान औरत की लाश। जब गलियों में मौत गश्त करती है तो सड़कों पर लाशें गिरती हैं। कराची मुद्दतों से अमन को तरस रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस शहर के वासियों को लाशों के तोहफे ना दिए जाएं। शहर के मुर्दाखाने ऐसी लाशों से भरे पड़े हैं जिन्हें नामालूम कातिलों ने बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां पुलिस को इतला मिली कि इलाके के फुटपाथ पर पड़ी है एक बोरी बंद लाश। बोरी बंद लाश इंसानी जुल्म और बर्बरियत की मुंह बोलती तस्वीर।
वैसे तो इस तरह की इत्तला मिलना पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर इस बार मामला कुछ अलग था। जी हां, मरने वाला कोई सियासी कारकुन नहीं था, बल्कि ये लाश तो एक लड़की की लाश थी। 27 जनवरी की सुबह नादरा ऑफिस गुलिस्तान जौहर के करीब से मिलने वाली लाश एक लड़की की थी। इस लड़की की उम्र 25 से 26 साल थी, जिसे बेरहम कातिल ने इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसका पूरा वजूद जख्मों से लहूलुहान था। जब मारपीट से कातिल का दिल ना भरा तो उसने लड़की का गला दबाकर उसका दम निकाल दिया, जिसके बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए लाश को बोरी में डालकर सड़क किनारे ला फेंका था। लड़की के जिस्म पर लगे अनगिनत जख्म उस पर हुए जुल्म की रौदाद चीख चीख कर सुना रहे थे। आखिर मकतूला कौन थी? एक लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? यकीनन ये कोई सियासी कत्ल नहीं था। फिर वो लड़की थी कौन? लड़की के चेहरे पर इतने वार किए गए थे कि वो पहचाने जाने के काबिल ना थी और पुलिस का ज्यादा काम करने का मूड भी ना था। इसीलिए सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, यानी शहर में नामालूम कातिलों के हाथों मरने वाले नामालूम लोगों की फहरिस्त में एक और इजाफा हो गया। नामालूम, ऐसा लफ्ज जो पुलिस को हर झंझट से निजात दिलाता है। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज और फाइल हमेशा के लिए बंद। लेकिन इस लड़की के केस में ऐसा नहीं हो सका और इस लाश को पहचान मिल ही गई। ब्रेक के बाद देखिए कौन थी ये नामालूम। इसके मालूम होते ही पुलिस ने कातिल को भी खोज निकाला। बुलंदियों में किया जाए जुर्म या जमीन के नीचे, अजनबी है हर मुजरिम के पीछे। इसलिए ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। नामालूम, ऐसा लफ्ज जो पुलिस को हर झंझट से निजात दिलाता है। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज और फाइल हमेशा के लिए बंद। लेकिन इस लड़की के केस में ऐसा नहीं हो सका और इस लाश को पहचान मिल ही गई। लड़की के वजूद पर मौजूद जख्मों की चीख ने अर्श हिला दिया। कुदरत हरकत में आ गई। अभी लाश को मिले 24 घंटे ही गुजरे थे कि औरंगी टाउन का रहने वाला अब्दुल रशीद गुलिस्तान जौहर थाने आ पहुंचा। ये शख्स न्यूज चैनल पर चलने वाले टिकर को देखकर थाने पहुंचा था। अब्दुल रशीद ने बताया कि उसकी बेटी रीमा 3 दिन से लापता है, जिस पर पुलिस ने अब्दुल रशीद को एधी मुर्दा खाने का रास्ता दिखा दिया। किसी गुमशुदा की तलाश का सिरा अगर मुर्दा खाने से मिले तो ढूंढने वाले का दिल वहीं टूट जाता है। एक बाप के दिल पर उस लम्हे क्या गुजर रही होगी जब वो घर से निकलने वाली जवान बेटी को लाशों के बीच तलाश कर रहा था। यकीनन उसकी यही दुआ होगी कि उसकी बेटी रीमा मुर्दा खाने से ना मिले, लेकिन ऐसा ना हुआ। लाश देखकर बाप के सर पर आसमान टूट पड़ा। ये लाश उसकी बेटी रीमा ही की थी, जिसे अब्दुल रशीद ने रीमा को उसके पैरों और कपड़ों से शनाख्त कर लिया। नामालूम लाश मालूम हो गई। जिसका कोई नहीं था उसे वरसा मिल गए। अब ये मालूम करना था कि आखिर कातिल कौन था और इसकी निशानदही पुलिस ने करनी थी। पुलिस की मुश्किल अब्दुल रशीद ने हल कर दी। अब्दुल रशीद ने एक नाम दे दिया और वो नाम था उमैर। उमैर रीमा का शौहर था। मकतूला के बाप के मुताबिक मियां बीवी के ताल्लुकात काफी अरसे से खराब थे। रीमा उमैर के आए रोज के तशद्दुद से तंग थी। बाप को यकीन था कि रीमा को उसके दामाद ही ने मारा है, क्योंकि उसके पास एक इंतहाई अहम सबूत था, रीमा की अपनी आवाज में। जी हाँ, उमैर ने रीमा को कत्ल करने की कोशिश की थी और ये बात रीमा ने अपने रिश्तेदारों को बताई थी और ये बात घर में से किसी ने रिकॉर्ड भी कर ली थी।
आप भी सुनिए मकतूल रीमा का वो बयान। मैं गेट से निकलने लगी, ये किचन में था। किचन में था, अल्लाह जाने इसने क्या करा, किचन में क्या नहीं करा। जब ये गेट पे आकर रुका तो इसका ये एक हाथ जेब में था, सीधा हाथ इसका जेब में था और ये उल्टे हाथ से मुझे रोकता रहा। मैंने इसको धक्का दिया, मैंने कहा मेरी बच्ची भूखी होगी, सुबह की वो गई हुई, इतनी देर हो गई, मेरी बच्ची भूखी है, मुझे जाने दे। उसने मुझे धक्का दिया, धक्का देने के बाद मैं नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद मैंने इसको धक्का दिया, मैंने कहा मेरी बच्ची के पास मैं जा रही हूँ, कसम खुदा की मैं अपनी बच्ची के पास जा रही हूँ, मेरी बच्ची भूखी है। बोला नहीं, तू अपनी माँ के पास जा रही है, तू अपनी माँ के कहने पे चल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने जब इसको धक्का दिया, इसने मेरी गर्दन पकड़ के और पता नहीं छुरियां मारना शुरू कर दी इसने मेरे मुंह पे। पूरा खून हो गया, बस मेरे कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। पहले भी इक़दाम कत्ल के लिए छुरियां वगैरह मार चुका है, लालूखेत थाने की हदूद में उसका मुकदमा भी दर्ज है। उस वक्त भी मैंने इनको राब्ता किया था, लेकिन हमारे यहाँ की मशरकी बच्चियां जो है वो इतना कुछ होने के बावजूद अपना घर बचाने की कोशिश करती हैं। तो बच्ची ने कंप्रोमाइज कर लिया दोबारा और चली गई। इस तशद्दुद के बाद रीमा 1.5 साल से मैके में ही थी। अब्दुल रशीद ने बताया कि रीमा की ये दूसरी शादी थी। पहले शौहर से 2 बच्चे भी थे, लेकिन जब दिमाग पर मोहब्बत का भूत चढ़ता है तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। रीमा को उमैर से मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद उमैर की मोहब्बत में गिरफ्तार रीमा ने पहले शौहर से तलाक लेकर उमैर के साथ घर बसा लिया, जो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 25 जनवरी को रीमा अपना मोबाइल ठीक कराने का कहकर बाप के घर से निकली, मगर वापस न आई। जालिम शौहर ने उसे धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। मकतूला के बाप की दरख्वास्त पर थाना गुलिस्तान जौहर की पुलिस ने उमैर को गिरफ्तार तो कर लिया था, मगर लगता ये था कि ये गिरफ्तारी कत्ल के मुलजिम की नहीं बल्कि किसी सियासी लीडर की हो। उमैर को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाने लगा। कत्ल के मुलजिम पर पुलिस की मेहरबानियां, यकीनन दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर था, या फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो। अब्दुल रशीद कहां जाता, क्योंकि इंसाफ दिलाना जिनका काम था वो तो कारोबार में लग गए। पुलिस से अब्दुल रशीद की उम्मीद टूट चुकी थी। उससे यकीन हो चला था कि गुलिस्तान जौहर पुलिस से उसे इंसाफ नहीं मिल सकता। इसी मायूसी में इस दुखी बाप ने उठाया एक और कदम। अब्दुल रशीद ने आखिरी उम्मीद के तौर पर जुर्म की टीम से राब्ता कर लिया। यही सुनने में आ रहा है, हम पता कर रहे हैं लोगों से, तो यही सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे उसको दूल्हा बना के रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है ना। उससे कोई सही इंक्वायरी नहीं हो रही, ना कोई पेशरफ्त हो रही केस में आगे। हमें इस पुलिस का कोई नहीं, बिक गई है या कुछ हो गया, हमें दूसरी जगह केस करना है, इसीलिए आपको बुलाया गया कि आप आके जरा हमारी परेशानी सुनिए। हमारे पास ना पैसा है ना सोर्स है ना, हम गरीब लोग हैं, है ना, बस ऊपर अल्लाह है और नीचे आप लोग हो। जुर्म की टीम को जब पूरी कहानी मालूम हुई तो वो मामले की तह तक पहुंचने के लिए थाने पहुंची, मगर कत्ल का मुलजिम उमैर हवालात में नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था। लाख कहने के बावजूद भी तफ्तीशी अफसर तारिक ने जुर्म की टीम को मुलजिम से बात ना करने दी। अलबत्ता हमारी टीम ने थाने के मेहमान उमैर की तस्वीर जरूर हासिल कर ली, जिसमें वो इत्मीनान से थाने में बैठा देखा जा सकता है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि तफ्तीशी अफसर और थाना इंचार्ज तारिक के लिए इस कत्ल में जाती दिलचस्पी थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मामले में बदउनवानी की बू आ रही थी। पुलिस जितना मुलजिम पर मेहरबान थी, उतना ही मुद्दई पार्टी से उसका रवैया दिन ब दिन खराब होने लगा। पुलिस को अगर मुलजिम उमैर को बचाना था तो मुलजिम के खाने में उसकी जगह किसी और को डालना भी था। अब्दुल रशीद ने इल्जाम लगाया SIO तारिक उल्टा मामला उन्हीं के गले में डालना चाहता है। सुबह में बुलाया थाने में, है ना, और उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि हमारे पास कोई और को नया लंबा लेकर आ रहा है। आज उन्होंने मुझसे बोला कि आपका नंबर आ रहा है,
उसके ऊपर आखिरी नंबर आपका आ रहा है, उसके बाद कोई कॉल नहीं है। टीम जुर्म के मशवरे पर रीमा के बाप ने डीआईजी के नाम एक दरख्वास्त लिख डाली। एक दुखी बाप फरियाद लिए टीम जुर्म के साथ डीआईजी ऑफिस जा पहुंचा। इस मौके पर एनजीओ की नुमाइंदा भी मौजूद थी। डीआईजी ऑफिस ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर जारी कर दिए कि वो मामले की तह तक पहुंचे। मददगार हेल्पलाइन इनको पल पल गाइडेंस और मदद फराहम कर रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि जाग टीवी भी इस केस को मुसलसल परसू कर रहा है और इनके घर पे जाके तमाम तर इनकी मशवरा वगैरह दे रहा है। एक्चुअली जो काम हमारे करने का था वो जाग टीवी भी कर रहा है बराबर। उससे मुतमईन नहीं था कि वहाँ कुछ और मुझसे कुछ और कह रहे हैं, किसी से और कुछ और कह रहे हैं, वो सही गाइड नहीं कर रहे थे हमें। अब्दुल रशीद डीआईजी ऑफिस से जाग की टीम के हमरा एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। एसएसपी ने फौरन अहकामात दिए कि तफ्तीश दूसरे थाने में किसी दूसरे अफसर को मुंतकिल की जाए। ये दो इंस्टीट्यूशन की एफर्ट उस फैमिली के साथ और जो पुलिस के हाई ऑफिशियल है, मैं इसमें क्रेडिट दूंगा मुनीर शेख साहब को भी कि उन्होंने भी डीआईजी के से जो मददगार की टीम गई है और सीएनबीसी की टीम गई तो उन्होंने इसकी बात को सुना और उस पर अहकामात सादिर किए और बाकी जो और दूसरी टीम के मेंबर है उन्होंने भी काम किया, तो जिसकी वजह से एक मुलजिम को जो है ना उसने इकरार जुर्म भी कर लिया और वो सारी चीजें जो कि हमें मालूम कर जो हम कह रहे थे कि नहीं मालूम हो रही वो भी मालूम हो। मगर नहीं, इतनी आसानी से करप्शन खत्म नहीं होती। एसआईओ तारिक को किसी न किसी तरह इस मामले की खबर पहुंच चुकी थी। उसने फौरन पैंतरा बदला, मकतूला के भाई को फोन किया और उससे कहा कि फौरन थाने पहुंचो, मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया। ये वही पुलिस अफसर था जो चंद घंटे पहले मुद्दई पार्टी को फंसाने के चक्कर में था। मगर जब इसने देखा कि बात अफसराने बाला तक पहुंच चुकी है तो फर्ज शनासी का दौरा पड़ गया इसे। इस बात ने मुद्दई पार्टी को मोम कर दिया और वो एसआईओ तारिक के फेंके हुए जाल में फंसने लगे। ये लोग अब मान चुके थे कि मामले की तफ्तीश को गुलिस्तान जौहर थाने में ही रहने दिया जाए। जुर्म की टीम ने बहुत समझाया कि मौका मिला है तो तफ्तीशी अफसर और थाना बदल लें, मगर मुद्दई पार्टी पुलिस को नाराज नहीं करना चाहते थे। उनको उम्मीद हो चली थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाख समझाने पर बात मुद्दई पार्टी की समझ में आ गई और तफ्तीशी अफसर बदल गया। बार बार पैंतरे बदलने वाला तफ्तीशी अफसर बदला जा चुका था। केस अब जफर इकबाल नामी अफसर के हाथ आ गया था। न सिर्फ तफ्तीशी अफसर बदला बल्कि केस की कहानी ही बदल गई। मुलजिम उमैर जो पहले थाने में मेहमान की तरह था अब हथकड़ियों में जकड़ा जा चुका था। मुलजिम उमैर वल जुबैर ने अपनी बीवी को खर्चा न देने पे मारा है और इस कत्ल का एतराफ भी किया है। उमैर ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। मुलजिम बता रहा था कि उसकी बीवी उससे पैसे मांगने आई थी। इसी दौरान बात बढ़कर तू मैं तक पहुंच गई। बीवी की बदजुबानी देखकर वो पागल हो गया और उसने उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर डाली। ये जाने लगी ना तो लकड़ी का दरवाजा बंद था, उसने खोलने के लिए लकड़ी का दरवाजा खोला तो मैंने उसको गिराया पीछे, फिर उसके ऊपर में चढ़ के जो है ना मैंने चादर से जो है मुंह ढका हुआ था, इसका यहाँ से यहाँ तक चादर ढकी हुई थी। फिर मैंने इसको फौरन ही एक छुरी मारी, पहली छुरी हल्की लगी थी, फिर दूसरी मारी, तीसरी मारी, फिर चौथी जल्दी मार के फौरन ही चादर इसको मैंने कर दी और इसके सीने पे चढ़ के बैठा हुआ था। उमैर इस कत्ल को गुस्से का नतीजा करार देता है, मगर साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने कत्ल से लाश फेंकने तक का सारा काम इत्मीनान से किया और सारे सबूत ऐसे मिटा डाले कि किसी को शक की गुंजाइश तक ना रही। सारे पहले चादर वादर भी उसकी थी और सारे समेट के खून जो था जितना सारे थैली में करा और कपड़ों का जितना वो सकता था वो सब करके थैली में करके पहले ऊपर से चादर चढ़ा, वो बोरी चढ़ाई, फिर नीचे से चढ़ाई, ऊपर से एक बोरी चढ़ा के चादर की चिन्नी फाड़ के जो है ना बीच से बांधा था मैंने। एक जगह से दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह लाश की मुंतकली, वो भी इतने इत्मीनान के साथ कि गरीब रिक्शे वाला उसे मजदूर और उसके पास मौजूद बोरी को उसका सामान समझकर न सिर्फ उसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाते रहे बल्कि बोरी उठाने में उसकी मदद भी करते रहे।
मैं सिंह गवर्नमेंट अस्पताल गया, वहाँ से मैंने रक्षा करा गुलिस्तान जोहर का। मैंने कहा यार माल है वो छोड़ना सही है। फिर मैं गुलिस्तान जोहर से वो रक्षे में रख के गुलिस्तान जोहर पे आया। फिर मैंने यहाँ लाके गुलिस्तान जोहर में रख दिया। उमैर की ये चालाकी ये बात वाज़ेह करती है कि उमैर ने ये सब कुछ गुस्से में आकर नहीं किया, बल्कि इस कत्ल की मंसूबाबंदी वो बहुत अरसे से कर रहा था। उमैर ने जहां अपने जुर्म का एतराफ किया, वहीं अपने बीवी के किरदार पर भी उंगली उठा दी। उसका कहना था कि उसने 1.5 साल पहले भी गैरत में आकर अपनी बीवी को जख्मी किया था। सर मैं काम पे गया था, काम पे जा रहा था मैं, तो मोबाइल भूल गया था। जब मैं मोबाइल भूल के घर आया हूँ तो मैंने किसी गैर मर्द को देखा था घर में, लेकिन कुछ मतलब गलत नहीं देखा था। मैंने गैर मर्द को देखा तो मैंने इससे पूछा भी बुलगोची खाने के बाद बुला के कि मैंने बोला ये आदमी कौन है, तो इसने बोला कि ना मेरा मामूदात भाई है। मैंने इससे बोला, मैंने बोला सब तेरे सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, इसको मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। उमैर जानता है कि उसने जो जुर्म किया है उसकी छोटी मोटी सजा नहीं होगी, फिर भी वो कानून से रहम की तवक्को कर रहा है। मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो गई थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ सीमा के घर वालों से, मुझे माफ कर दिया जाए। ये पछतावा है या मक्कारी, पशेमानी है या एक और धोखा? मौत सामने देखकर उमैर को अब अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है, मगर अपनी बीवी की जान लेते वक्त उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया? और उसने एक लम्हे को ये क्यों ना सोचा कि जिससे वो मौत की नींद सुला रहा है, बच्चे उसके भी तो हैं। वो किसी की माँ का कत्ल कर रहा है, वो किसी की बेटी को मार रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि रीमा का किरदार ठीक नहीं था, तो उसकी सजा अलैदगी हो सकती थी, उसे अपने बच्चों से दूर कर सकता था। आखिर उसने कत्ल जैसा मकरू फेल किया तो क्यों कर किया? उमैर ने इतराफे जुर्म तो कर लिया, मगर वो बार बार पटरी बदल रहा था। पहले इसने कत्ल अपने कजन के घर में करने की कहानी सुनाई, फिर अपने कहे से मुकर गए। इसकी नई कहानी के मुताबिक इसने कत्ल एक वीरान मकाम पर किया था। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल में उमैर के अलावा दूसरे भी मुलव्विस हो सकते हैं। तफ्तीश अभी जारी है। अजनबी की नजर इस सारी सूरत हाल पर है, क्योंकि मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही अजनबी का काम है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्म तो कर रहा है, इसीलिए एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। ब्रेक के बाद देखिए लाहौर के लैला मजनू की कहानी और मुल्तान पुलिस की अनथक मेहनत रंग लाई, कर लिया गिरफ्तार एक चालाक चोर को। शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, मोहब्बत करने वालों की कहानियों से तारीख के और आग भरे पड़े। कुछ लोगों के लिए ये दास्ताने हकीकत और कुछ के लिए महज कहानियां। अगर लाहौर में जो कुछ हुआ वो कोई कहानी नहीं थी, एक ऐसी हकीकत जिस पर फिल्म का धोखा हो जाए। कानून, खानदान, समाज, गैरत, अदालत सब एक जगह जमा थे। कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जी हाँ, प्यार की राह पर चलने वाले इस मनचले का दिल फिसल गया, और फिसला तो ऐसा कि प्यार के लिए पूरी दुनिया को ठोकर मार दी। प्रेम दीवानी भी कहां पीछे रहने वाली थी, ये भी अपना सब कुछ छोड़कर महबूब की गलियों में आ चुकी थी। और फिर वही हुआ जो प्रेम कहानियों में अक्सर होता है, यानी समाज दोनों के बीच दीवार बन गया। लड़की के घर वाले किसी सूरत इस रिश्ते को कबूल करने पर तैयार
नहीं थे, मगर प्रेमी जोड़ा समाज के सारे बंधन तोड़ चुका था। प्रेमी जोड़े का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन लड़की के घर वाले इस निकाह को मानने को तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है। घर वालों ने मुकदमा दायर कर दिया कि लड़के ने लड़की को अगवा किया है। बात अदालत जा पहुंची। लड़की के माँ बाप अपनी बच्ची वापस लेना चाह रहे थे और लड़का चाह रहा था कानून का तहफ्फुज, ताकि उस पर लगा अगवा का धब्बा भी धुल जाए। आंसू का जोड़ा अदालत जा पहुंचा था। लड़के की आंखों में सुनहरे कल के ख्वाब, मगर कौन जानता था कि आज ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे, बल्कि ताबीर पाए बगैर एक ही झटके में टूट जाएंगे। पुलिस एहलकार लड़की को अदालत के अंदर ले गए। लड़की के वालिदैन के वकील ने जज से दरख्वास्त की कि एक बार लड़की के वालिदैन को लड़की से मिलने दिया जाए। जज ने दरख्वास्त कबूल कर ली। लड़की और वालिदैन ने कुछ देर के लिए कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद लड़की दोबारा जज के सामने हाजिर हुई। जज ने तमाम फैसला लड़की पर छोड़ दिया। कमरा अदालत के बाहर प्रेम पुजारी अपने घर वालों के हमरा खड़ा किस्मत के फैसले का मुंतजिर था। वहीं थोड़ी दूर मौजूद थे लड़की के माँ बाप भी। इंतजार की घड़ियां तवील होती जा रही थी। एक एक पल एक एक सदी में बदल चुका था। फिर वो लम्हा आ गया जिसके सब मुंतजिर थे। लड़की पुलिस के हमरा अदालत से बाहर आ चुकी थी, जहां एक जानिब उसका प्यार मौजूद था और दूसरी जानिब उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले माँ बाप। अदालत ने सारा मामला लड़की पर छोड़ दिया था। उसकी जो मर्जी आए फैसला करे, चाहे तो माँ बाप के साथ रहे या फिर अपने महबूब शौहर के साथ। दौराहे पर खड़ी इस लड़की के लिए फैसला करना मुश्किल होता जा रहा था कि वो किसका इंतखाब करे और किसे ठुकरा दे। शौहर के पास जाने की सूरत में वो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो बैठती, और अगर माँ बाप के पास जाती तो उसका प्यार हमेशा के लिए जुदा हो जाता। अदालत की सीढ़ियों पर खड़ी लड़की ने एक लम्हे को कुछ सोचा। उसने पहले माँ बाप को देखा, फिर दूसरी तरफ खड़े अपने शौहर, अपने महबूब को देखा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये वो ही जानती है। उसको फैसला लेना था और इसी घड़ी लेना था। लड़की अपने मुस्तकबिल का फैसला कर चुकी थी। उसने दो रास्तों में से एक का इंतखाब कर लिया था। लड़की ने माँ बाप की खातिर शौहर को ठुकरा दिया। उसने अपनी प्यार की कुर्बानी देने का फैसला किया और बढ़कर बाप के सीने से जा लगी। अदालत ने फैसला लड़की पर छोड़ा और लड़की ने महबूब को छोड़ दिया। बिछड़े हुओं के मिलन के ये मनाजिर भले से कितने ही जज्बाती हों, मगर कुछ ही फासले पर खड़े इसके शौहर के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल चुकी थी। वो प्यार की बाजी हार गया। उसको यकीन नहीं आया कि उसने अपना प्यार अपनी बीवी को खो दिया है। लेकिन इस दिल जले को ये मंजर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। उसे इस दर्दनाक मंजर देखने की अजियत से निजात दिलाई थी पुलिस एहलकारों ने। उधर महबूबा ने आंखें फेर दी, उधर पुलिस वाले भी आंखें दिखाने लगे। लड़की के फैसला लेते ही पुलिस वालों ने लड़के और उसके घर वालों को अदालत से निकल जाने का इशारा कर दिया। लड़के की दुनिया उजड़ गई। कानून का तहफ्फुज क्या मिलता जिसकी खातिर उसने सब कुछ छोड़ा। उसी महबूबा ने उसको छोड़ दिया। वो आंसू पोंछते हुए बोझल कदमों से अदालत के अहाते से बाहर निकल पड़ा। सही हुआ या गलत, लेकिन असल फैसला लड़की की आंखों ने कर दिया, जो शायद लड़के ने ना देखा लेकिन कैमरे ने देख लिया। इन नजरों में नदामत थी, माजरत थी, अफसोस था या बेवफाई थी। कानून का हाथ सिर्फ लंबा ही नहीं, करारा भी है।
और ये करारा हाथ जब किसी का गिरेबान दबोच ले, फिर उससे छुटकारा इतना आसान नहीं। छोटा मोटा चोर हो या फिर कोई आदि मुजरिम, कानून की नजर में सब बराबर है। दहशतगर्दी की आग में पूरा ही मुल्क जल रहा है। कोई शहर, कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जो आग की लिपटों से महफूज हो। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस आग को ठंडा करने की कोशिशों में लगे हैं। कहीं इनके हिस्से में कामयाबी तो कहीं नाकामी आई, लेकिन मुल्तान पुलिस तो इनसे 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे निकल गई। शहर से जराइम के खात्मे के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। मुजरिमों की नींदें उड़ाने के लिए खुद पर नींद को हराम कर लिया। कहते हैं अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। मुल्तान पुलिस की मेहनत भी रायगा नहीं गई। पुलिस की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में एक मुलजिम पकड़ लिया गया। ऐसा मुलजिम जिसके इरादे बड़े ही खतरनाक थे। यानी अगर ये अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो नतीजा बड़ा ही भयानक निकलता। मगर अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़ा था एक चालाक मुजरिम, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि एहलकारों ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और मसरूका माल समेत पकड़ा है। मुल्तान के इलाके 9 नंबर चौक पर मौजूद मुलजिम को पुलिस के जवान नरगे में ले चुके थे और मुलजिम कानून के रखवालों से मुसलसल बहस किए जा रहा था। पहचान लीजिए इस मुलजिम का चेहरा, देख लीजिए इसे गौर से। यह है सईद अहमद। अब जरा सुनिए सईद अहमद पर लगे संगीन इल्जाम की कहानी। इसका जुर्म सुनने के लिए अपना दिल थाम लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सईद पर लगे इल्जाम को सुनकर आपको जोर का झटका लग जाए। पुलिस बताती है कि सईद को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। मशकूक आदमी है बकरी, मुझे तो लगता है इसने चोरी की है। एक बकरी की चोरी। जी हाँ, इस बकरी को चुराने के जुर्म में से गिरफ्तार किया गया है। जब इधर हम पहुंचे हैं तो वो पैदल बकरी लेके आ रहा है और ये उसको हमने रोका भी, तो अभी तो उधर लेबर कोड काम आया था, तो अब इधर तो बकरी कहाँ से लेके घूम रहा है? अभी तो तुमने उधर देखा था। तो वो कहने लगा जी ये बकरी तो उसकी है, इसकी है, कभी कुछ कह रहा कभी कुछ नहीं बता पा रहा। तो 2 मिनट बाद ये आदमी पीछे आ जाता है, कहता जी बकरी तो मेरी है। तो जब उनसे पूछा गया तो वो बंदा तो फौरन बकरी छोड़ के भाग गया, मैं तो इसके साथ ही नहीं हूँ। मगर सईद तो किसी सूरत अपना जुर्म नहीं मान रहा, बल्कि वो कहता है कि जब कोई जुर्म किया ही नहीं तो इकरार क्यों करूं? इन्होंने ऐसे रोका, नजायज रोका हुआ है। मैं अब देख रहा हूँ भाई को लेने गया हूँ उधर कसाई को, मैंने बकरी बेच की, शरासी कार्ड है, सब कुछ है। मुल्तान का रिहायशी में कोई आप बकरी मेरी है कि जाती तौर पर घर मेरे, चलो अगर वालदा मेरी कहते नहीं है भी हमारी, तो फिर तुम बताओ। एक पुलिस एहलकार का हाथ मुलजिम के गिरेबान पर था, जबकि दूसरा उसे समझाने की कोशिश में था कि क्यों अपना और हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। जब जुर्म किया है तो उसे मान भी जाओ। इस दौरान एक सिपाही सईद को अलहदगी में ले गया। जब कोई पुलिस एहलकार किसी मुलजिम को साइड में ले जाए, उसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। ये कोशिश थी बात खत्म करने के रिवायती तरीके पर सईद को राम करने की, मगर बात किसी सूरत नहीं बनी। और आखिर कैसे बनती? मीडिया भी तो मौजूद था वहाँ, कैमरों के सामने ये मुमकिन न था। आखिर पुलिस को एक बकरी चोर के लिए मोबाइल बुलाना पड़ी, जिसमें डालकर उसे थाने ले जाया गया। मुलजिम और पुलिस ने अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दिया था, बकरी ने बहुत कोशिश की कि अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया जाए। काश इसकी जबान कोई समझता तो ये मसला वहीं हल हो जाता। सईद से मिलने वाली बकरी उसकी अपनी है या फिर चोरी की? पुलिस के लिए इस पहेली को हल करना कोई मुश्किल नहीं, मगर जिस तरह पुलिस ने एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, अगर उसी तरह दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए तो मुल्क यकीनन अमन का गहवारा बन सकता है। कहते हैं वक्त मरहम बन जाता, मगर जुल्म सितम और मुसीबत के मारे हुए लोगों के लिए, मुजरिमों के लिए वक्त सजा बन जाता।
ऐसी सजा जिसमें अगर वो जेल की सलाखों के पीछे ना भी हो तो पछतावे और कुदरत के इंतकाम का शिकार होकर अपने अंजाम को पहुंच ही जाते हैं। अगले हफ्ते कौन कौन पहुंचेगा अपने दर्दनाक अंजाम तक? अजनबी फिर आएगा और सब पता चल जाएगा।